Yes, जी सर, audible. आ रही है। रुपेश सर। Yes, sir, audible. ओके, देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग पहले भी जो इंटरव्यू के समय में 10th का 12th तो नहीं डिमांड करता है इंटरव्यू के समय में, लेकिन जब आप डीवी कराने जाएंगे तो 10th 12th ग्रेजुएशन ये तीनों का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिनका प्रोविजनल है, जैसे कि ग्रेजुएशन में प्रोविजनल जिनका होगा उस पर भी आप इंटरव्यू दे दिए होंगे, लेकिन अभी समय है तो प्रयास करें कि उसका ओरिजिनल निकलवा लें। तो पहले 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, प्रोविजनल नहीं ओरिजिनल, जिनका भी अगर प्रोविजनल है तो ओरिजिनल करवा लें। इसके अलावा जो कैटेगरी वाली बात होती है तो कैटेगरी में बीसी है, ईबीसी है, एससी एसटी है और ईडब्ल्यूएस है। तो ईडब्ल्यूएस का जो जिस समय आप फॉर्म भरे होंगे तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले वाला होना चाहिए, उसमें ही एप्लीकेबल हुआ होगा। और डीबी के समय भी जब आप इंटरव्यू के समय चेक किया गया होगा। तो पहले हम लोग बीसी ईबीसी का बात करें तो उसमें आपको एनसीएल का रिक्वायरमेंट होता है, एनसीएल के साथ साथ आपको जाति आय निवास। लेकिन एनसीएल में ध्यान रखना है कि उस समय रेवेन्यू ऑफिसर के स्तर से भी अगर किन्हीं का सर्टिफाइड है तो चल गया था, लेकिन जब आप डीवी कराते हैं तो उस समय आपका एसडीएम लेवल का मिनिमम रिक्वायर्ड है। तो जिनका भी एसडीएम लेवल का नहीं बना होगा वो अप्लाई कर लेंगे आरटीपीएस से और उसको बनवा लेंगे, या अगर क्योंकि वो आरटीपीएस पे करेंगे तो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, वो बन भी जाएगा। रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उस समय जिस समय एग्ज़ाम का जो अंतिम तिथि था उस समय से पहले का बना होना चाहिए, तो उनका बना ही होगा। और अगर एसडीएम लेवल का नहीं बना होगा तो उसमें भी एसडीएम लेवल का अप टू डेट करा लेना होगा। इसके अलावा अभी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि आप जब डीवी कराने जाएंगे तो एक सत्यापन प्रपत्र है, एक फॉर्मेट आपको देगी, हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे। सत्यापन प्रपत्र में क्या है कि आप एसडीएम ऑफिस में उसको साइन कराना होता है एसडीएम सर से, तो उसके लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो कैरेक्टर कहाँ से बनेगा? कैरेक्टर बनाने के लिए आप ऑनलाइन आरटीपीएस से होम डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे आपको कैरेक्टर वही 10 से 15 दिन का समय लगता है, तो उसको आप अप्लाई कर देंगे। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो कंसर्न थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ से कॉल आएगी और वहाँ पे आपको जाना होगा, फिजिकली प्रेजेंट होना होगा, वो वेरीफाई कर लेंगे, फिर वो फॉरवर्ड कर दी जाती है एसपी ऑफिस में, फिर एसपी ऑफिस से ही बनता है और फिर आप आरटीपीएस से जो वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो सत्यापन प्रपत्र है उस समय आपको एसडीएम मांगेंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है, इसलिए इसको बनवा लेना है। कैरेक्टर के अलावा एक आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, वो आपके ज़िले के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या सीएस सिविल सर्जन, अगर आप पटना में रह रहे हैं तो पटना भी बन जाता है, गर्दनी बाग में है वहाँ पे बन जाएगा। तो अभी उसके लिए 2-3 दिन समय, आपको जब नोटिफिकेशन आएगा डीवी के लिए तो पर्याप्त समय मिलता है, 7 दिन 8 दिन 3 दिन 4 दिन मिल जाता है, तो 2 दिन में बन जाता है। अभी जो मेन रिक्वायरमेंट है आपका 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, किन्हीं का प्रोविजनल है तो उसको ओरिजिनल निकलवा लेंगे। इसके अलावा बीसी ईबीसी जिनके लिए एनसीएल और रेसिडेंस जाति आय निवास, जो ईडब्ल्यूएस हैं उनका फाइनेंशियल ईयर जो तत्कालीन था उस समय का रिक्वायर्ड है। और ये दोनों में ध्यान रखना है, एनसीएल में और ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसमें एसडीएम लेवल का ही होना चाहिए। और रही बात कैरेक्टर, तो कैरेक्टर भी अप्लाई कर दीजिएगा। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो अभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन अभी बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप फैमिलियर होने के लिए आप विजिट कर लीजिए अपने सीएस ऑफिस में, या अगर पटना में है तो गर्दनी बाग ऑफिस में, ताकि उस समय पैनिक की सिचुएशन नहीं रहे। कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, 2 से 3 दिन में बन जाता है, हार्डली मैक्सिमम 3 दिन में बन जाएगा। उसमें टेस्ट वगैरह होता है, आई टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो सीएमओ आपको साइन करके दे देंगे। एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हमको जो पहले फॉर्मेट चला रहा बीपीएससी का वही फॉर्मेट पे बनवाना होता है। यही है मेन जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है।
किन्हीं का जो एक्सटेंशन वाली बात है या किन्हीं का एनओसी वाली बात है, रिलीविंग नहीं मिलेगा, तो उसमें क्या है कि अभी जो वर्तमान में जॉब में होंगे, तो जॉब में हैं उसके लिए आप अभी फ़िलहाल इंटीमेट कर देंगे अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को, ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। जिन्होंने एनओसी ले रखा है वो भी अभी विभाग को इंटीमेट कर देंगे। रिज़ाइन आप जब डीवी का आ जाएगा उस समय रिज़ाइन कर सकते हैं। जो कॉर्पोरेट जॉब में है उनके लिए एक जो कूल डाउन पीरियड होता है उसमें तो अभी भी पहले भी कर सकते हैं, वो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप देख लेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस में है उनको अभी रिजाइन नहीं करना है, आप अभी इंटीमेशन लेटर अपने हायर अथॉरिटी को दे दीजिए, ये कर सकते हैं। बताइए इसमें कुछ डाउट है तो। सर जो इसमें एक बच्चे डाउट यूपी ये है से हैं, सर कि जो आपका आपने बताया एसडीएम लेवल का बनना चाहिए, ईबीसी एनसीएल, तो ईबीसी एनसीएल जाति आवासीय आय ये चारों चीजें एसडीएम लेवल की बननी चाहिए क्या? नहीं नहीं, जाति आय निवास अगर आपका आरओ लेवल का भी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन एनसीएल उसमें लिखा रहता है, एसडीएम लेवल का उसमें लिखा रहेगा जो तो सर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो सर जो मेरा ईबीसी है जो मैंने अंतिम तिथि से पहले वाला बना रखा है उसी को एसडीएम लेवल अपग्रेड करा लेना है? हाँ उसी को करा लेना बिल्कुल। ओके सर। नया वाला नहीं चाहिए उसको, क्योंकि आप जब फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से पहले का ही उसी को अपग्रेड करा लेंगे। नया लेकिन सर वाला आपके बनाना डेट डेट तो सर एसडीएम वाला डेट तो लेटेस्ट आ जाएगा उस पे, लेकिन वही पुराना हाँ डेट रहेगा आड़ो वाला। हाँ हाँ। जी सर। डॉक्यूमेंट में एक क्वेश्चन और भी है कि जो बच्चे यूपी से हैं वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो कहाँ से बनवाएंगे? देखिए यूपी में है आपका जो रेसिडेंस जो दिए होंगे एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वो आप यूपी का ही दिए होंगे, तो आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन से ही बनवाना होगा। अब बिहार में जैसे कि सिस्टम ऑनलाइन है, आरटीपीएस से बनता है, आरटीपीएस से, अब वहाँ पे अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन आप जाएंगे होम डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए, तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। आपको कंसर्न जो थाना है, संबंधित थाना है, वहाँ से फ़ोन आएगा या आप वहाँ पता कर लेंगे अप्लाई करने के 3-4 दिन बाद, तो वहाँ पे भी ऑनलाइन व्यवस्था होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो एक बार पता कर लें और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। और ये जो सत्यापन प्रपत्र की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको जिस अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं, जिस तहसील से आप बिलोंग करते हैं, उस तहसील के ही एसडीएम का साइन होगा। तो इसलिए आप अपना कैरेक्टर तैयार रखेंगे ताकि सत्यापन प्रपत्र पे आपको इजीली साइन हो जाए, किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो। और जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उसको मेडिकल मेडिकल का सर, मेडिकल का भी क्या और पटना आकर के हमको करवाना पड़ेगा या? नहीं नहीं, मेडिकल के लिए भी आप उसी जिले के सीएमओ से बनवा सकते हैं। आप अपना एक एप्लीकेशन लिखेंगे, साथ में जो पीडीएफ रिजल्ट है उसको लगाएंगे हाईलाइट करके, और ये जो फॉर्मेट है बीपीएससी का, डीवी का जो फॉर्मेट है मेडिकल वाला, वो लगा के देंगे, वो अंडरस्टूड हो जाते हैं कि हाँ इसे मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, तो वो सीएमओ ऑफिस में जाना होगा। सीएमओ ऑफिस भी बोलते हैं, सीएस ऑफिस भी बोलते हैं। जो भी वहाँ ओके के सर, ओके, चीफ थैंक यू मेडिकल सर। ऑफिसर होंगे डिस्ट्रिक्ट के, उन्हीं के पास आपको जाना होगा। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट के सिविल अदर सर्जन। स्टेट का तीनों डाउट क्लियर हो गया। एक कि अदर स्टेट के बच्चे अपना मेडिकल कहाँ से बनवाएंगे, तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट से बनवा लेंगे। दूसरा कि जो सत्यापन प्रमाण पत्र होगा अपने ही वहाँ के अनुमंडल में जो भी सदर बोलते होंगे वहाँ के एसडीओ वगैरह से करवा लेंगे, या उत्तर प्रदेश में अलग नाम है, मध्य प्रदेश में अलग नाम है, अदर स्टेट में अलग नाम है। और एक सर्टिफिकेट और था, वो भी आपके अपने ही डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, यानी कि आप जहाँ के निवासी हैं मध्य प्रदेश, हाँ करेक्टर, तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट अपने ही लोकल थाना से बनेगा, चाहे मध्य प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के लिए। आप एक्सटेंशन पे आ जाइए सर। कई जगह ऐसी समस्या है कि कई जगह ऑनलाइन नहीं है, तो वहाँ ऑनलाइन नहीं है तो वैसे ही ऑफलाइन प्रक्रिया होती है। आपके जहाँ पे कचहरी होता है या सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट होता है, वहाँ आसपास फॉर्मेट मिलता है। तो कई राज्य में अगर ऐसा नहीं व्यवस्था होगी तो आप फॉर्मेट ले करके आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे और आप लोकल थाना में देंगे, वहाँ से फिर फॉरवर्ड किया जाएगा एसपी ऑफिस, फिर एसपी ऑफिस से आपको मिलेगा। तो ये आप देख लेंगे कि आपके स्टेट में ऑनलाइन व्यवस्था है कि नहीं है, कई जगह हो सकता है मे भी नहीं हो, तो वो चीज़ देख लेंगे, इंश्योर कर लेंगे अपने आप को।
हाँ बताइए एक सर। एक क्वेश्चन टेलीग्राम पे आ रहा था बहुत सारे बच्चों का कि जो अदर स्टेट के हैं उसे क्या अलग तरीके का कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होगा? नहीं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जो हाँ, आपका, आप क्योंकि जनरल से बिलोंग करेंगे तो बाकी जो, हाँ, रेसिडेंस वाला वो रहेगा, तो निवास बनवा लेंगे, ठीक है, ये मैंने आंसर कर दिया निवास था, प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। टेलीग्राम पे भी आंसर कर दिया था। और दूसरा मैं यहाँ प्रश्न के माध्यम से पूछ लेता हूँ, इसलिए कि ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, तो बाद में इन्हीं चीज़ों को आप सुन कि सकें जो और जनरल कंफ्यूजन में। कैंडिडेट हैं बिहार के भी, जो जो किसी भी कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए उनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, बीसी नहीं है, एबीसी नहीं है, उनको भी निवास बनवाना है, तो अगर नहीं होगा तो रेसिडेंस बनवा लेंगे। ओके, दूसरा प्रश्न, मूल प्रश्न एक्सटेंशन का है कि किस तरीके से ये लोग ज्वाइनिंग डीबी करने के बाद एक्सटेंशन लेंगे। देखिए, एक्सटेंशन की यहाँ तक की बात है, एक्सटेंशन में अब जो ऑलरेडी जॉब में है, जो जॉब में है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि आप एनओसी के लिए, आपको एनओसी नहीं मिला, आपका डिपार्टमेंट रिलीविंग नहीं दिया है, मतलब विरमित नहीं किया है, तो वहाँ पे एक आप ऑप्शन मिल जाता है कि आप भी पार्ट ज्वाइन नहीं किए और एक्सटेंड हो गया, आप अगली बार ट्रेनिंग होगी तब ज्वाइन करेंगे, तो उसमें आप एक्सटेंशन मिल गया, आप आराम से पढ़ाई कीजिए, फर्दर स्टडी कीजिए। एक तो ये ऑप्शन हुआ। दूसरा, जो जॉब में नहीं है, अभी एज ए स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम ज्वाइन नहीं करें, तो आपको एक ऑथेंटिक वैलिड रीज़न देना होगा। अब रीज़न में क्या हो सकता है कि रीज़न आप मेडिकल कंसर्न की बात कर सकते हैं या पेरेंटल केयर की बात कर सकते हैं। अगर किन्हीं का ठीक-ठाक अगर परिचय है तो उससे भी बेहतर हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा उसमें आपको प्रयास एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि लॉजिकल बात है, लॉजिकल तभी सैटिस्फाई होते हैं, तभी वो एक्सटेंशन देंगे, अदरवाइज़ वो नहीं देंगे। वो प्रयास करते हैं कि नहीं मिले। सर गवर्नमेंट जॉब वाले को तो मिल जाता है। ये कारण हो बताइए। सर ये कारण हो सकता है क्या? मेरा पीएचडी चल रहा है, तो पीएचडी कंप्लीशन अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसमें स्कोपस का रिसर्च पेपर लिखना होता है, तो अभी मैंडेटरी है पीएचडी सबमिशन का। तो अब जब तक वो पीएचडी छोड़ तो नहीं सकते सर, थर्ड ईयर हो गया है, तो फिर पीएचडी सबमिशन करने के लिए 1 साल तो लगेगा आई गेस। स्कोपस पब्लिकेशन रिसर्च पेपर मैंडेटरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसमें भी शायद 8 महीना लग जाता है पब्लिश होने में। देखिए, तो सर वो इसमें ये चीज़ है कि आप एप्लीकेशन देंगे, वो एक्सेप्ट करें या नहीं करें, ये उनका डिस्कशन है। कई सेक्रेटरी होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिलीव कर देते हैं, कोई बात नहीं है, 1 साल की बात है, 6 महीने की बात है। कोई सेक्रेटरी होते हैं जो कि रिलीव नहीं देते हैं, मतलब वो रिलीव नहीं देंगे, वो नो मर्सी। तो डिपेंड करता है। बाकी आप अपना काम करेंगे, डीबी कराने के साथ-साथ आप एप्लीकेशन लगाएँगे और साथ में जो जिस डिपार्टमेंट के आप हैं उसके सेक्रेटरी से बात करेंगे। ऐसे बात है, अगर मेरे 6 साथ महीने की बात है। हाँ। सर मेरे साथ भी यही इशू, क्योंकि मुझे फील्ड वर्क के लिए जिम्बाब्वे जाना है, क्योंकि वो बिना फील्ड विजिट के वो मेरा पीएचडी कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या ये रीजन दे सकते हैं? और क्या उसमें ट्रैवलिंग अलाउड रहता है, फॉरेन ट्रैवल अलाउड? में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, कितना साल बचा है आपका पीएचडी कंप्लीट होने में? अगर आप सर फील्ड विजिट कर लेंगे तो सर 1 डेढ़ साल। 1 डेढ़ साल। तो फिर तो ये डिपेंड करेगा उनके डिस्कशन पे। 1 डेढ़ साल बहुत लंबा समय हो गया। फिर 5-6 महीने की बात है तो मे बी दे कैन कंसीडर। और सर एक और डाउट था कि जैसे मैं फेलोशिप भी आ रहा है, तो वो फेलोशिप मतलब कब तक वो दे सकते हैं? ज्वाइन करने के पहले तक कि ज्वाइन करने के बाद, मतलब? आप एप्लीकेशन आप डीबी करा लीजिए, साथ में एप्लीकेशन दीजिए और खुद आप पर्सनली बात कीजिए सर से, जो वहाँ के सेक्रेटरी होंगे, जिस डिपार्टमेंट के, जी। बात करना होगा। और वो अगर कर लेते हैं, अगर वो समझते हैं कि नहीं ये लॉजिकल है चीज़ें, वो संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अन्यथा फिर थोड़ा आपको एफर्ट्स और करना पड़ेगा। मतलब सर वो बहुत सब्जेक्टिव है, मतलब उनके उस पर डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये टोटली उनका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने इतनी वैकेंसीज़ निकाली, गवर्नमेंट का कहना है, डिपार्टमेंट का कहना है, हमने इतनी वैकेंसी निकाली, हमें काम चाहिए। हम इसके लिए नहीं है कि तुम्हारा सुने हम, कि तुम्हारा पीएचडी कर रहे हो या आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, या आपका हेल्थ कंसर्न है, पेरेंटल केयर है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंसर्न सेक्रेटरी के डिस्क्रिप्शन पे। कई ओके। लोग होते हैं कि थोड़ा-सा लिबरल होते हैं,
जी कई लोग होते हैं कि रिलीजेंस नहीं दिखाते हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके पास आसानी से ऑप्शन है कि रिलीविंग के नाम पे, एनओसी के नाम पे इजीली मिल जाता है। बाकी आपको मेडिकल ग्राउंड देना होगा या पेरेंटल केयर या उस तरह का आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ओके सर। सर गवर्नमेंट जॉब भी है और प्लस में अगर लीगल बैटल भी है तो कितना दिन तक मैक्सिमम पीरियड एक्सटेंशन मिल सकता है? जैसे गवर्नमेंट वाले में क्या है कि आपको डिपार्ट आप नहीं जा पाए, ठीक है, तो आप बहुत तो बहुत क्या होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट भेजा जाएगा तो फिर वहाँ पे भी ट्रेनिंग होती है, तो 3-4 महीने 5 महीने ट्रेनिंग होगी, तो रिलैक्स मिल जाएगा आपको। आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं अगर स्टडी का है तो पर्पस। और रही बात की और दूसरा पर्पस होगा तो फिर उसमें दिक्कत होगी। डिस्ट्रिक्ट में उस तरह काम नहीं होता है। जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है तो वो भी एक तरह से कूलिंग पीरियड ही होता है, आप रिलैक्स रह सकते हैं। सर मेरा कहना था कि अगर लीगल बैटल है, कोर्ट में अगर जा रहे हैं, तो उसके बाद ये डिपार्टमेंट कितना दिन तक मैक्सिमम होल्ड कर सकता है लीगल उस बैटल पोस्ट किस को? सेंस में, मैं समझा नहीं, लीगल बैटल क्या बताइए, जैसे जैसे मैं क्या सर मैटर? सर मैं डिफेंस में हूँ, तो यहाँ पे अभी एनओसी का प्रोविजन ही खत्म कर दिया है। ओके। तो उसके लिए मुझे अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट को कोर्ट करके, तो उसमें ओके ओके। ये लंबा प्रोसेस होगा, इसको पॉलिसी चैलेंज करनी पड़ेगी, तो इसमें थोड़ा टाइम अच्छा, लगेगा। तो तो एनओसी कितना आपको नहीं मिला मैक्सिमम? है? एनओसी आपको नहीं नहीं मिला मिला है है सर, ना? कोई तो प्रोसीजर ही अभी आप नहीं है, फिलहाल, पूरा प्रोसीजर को। कोई बात नहीं, अभी आप फिलहाल इंटीमेट कीजिए डिपार्टमेंट्स को अपना पीडीएफ रिजल्ट को लगाते हुए इनक्लोजर्स में, और ये इंटीमेट कर यस दीजिए। सर। बाकी जब डीवी का आएगा, आप डीवी कराने आएंगे, एनओसी रहे नहीं रहे फिर भी आप डीवी कराने आएंगे, और जो आपने इंटीमेशन लेटर दिया है वो भी साथ लेके आएंगे, सर हमने ये, और साथ में अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पे आप भेज रहे हैं, चाहे वो मेजर हो, रिसीविंग ले लेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पे दिखाना इजीली होगा कि हमने रिसीविंग भी कराया लेकिन हमें एनओसी नहीं मिला है, तो ये चीज़ करना होगा। लेकिन आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रही बात कितने समय तक मिल सकता है, ये मैटर, ये डिस्कशन उन पे डिपेंड करता है। सब कुछ सेक्रेटरी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन आप थैंक यू सर। इतना काम कर लेंगे, आप इंटीमेशन का लेटर दे करके अगर हो सके तो ऑफलाइन ही रिसीविंग आप अपने कार्यालय को रिसीव करा दें, और उसका रिसीविंग कॉपी अपने पास रख लें, और जब आपका डीवी का डेट आए तो उसको जरूर लेकर के आएँ। ओके सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। आप म्यूट पे हैं सर, म्यूट हटा लीजिए। हाँ बताइए बताइए जी सात्विक। सर, डीवी डीवी के टाइम में सर ये एक्सटेंशन के लिए अगर अप्लाई करना है तो सर डीवी के जब कराने जाएंगे तभी एप्लीकेशन देनी होगी? हाँ उसी समय दीजिएगा। हाँ जी। और एक सर देखिए, जैसे एक्सटेंशन जी किस नाम पे दें, मतलब क्या ग्राउंड क्या है? सर ग्राउंड तो जैसे सर यूपीएससी की तो प्रिपरेशन करनी है तो मेडिकल ग्राउंड ही बनाना पड़ेगा मुझे तो लगता है, और तो कोई वो है नहीं। हाँ एग्जैक्टली, तो फर्दर सर स्टडी करनी है तो फिर तो मेडिकल ग्राउंड में सर मेडिकल क्या ग्राउंड क्या में। किस टाइप का मेडिकल ग्राउंड बना सकते हैं, मतलब किस चीज को कोट किया जा सकता है मेडिकल ग्राउंड बनाने के लिए? अब देखिए उस तरह का अगर सीरियस कंसर्न, इसलिए आपको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, मेडिकल रेस्ट की सॉरी सर, जरूरत है, लास्ट तो ऐसा 30 अभी सेकंड सर, लास्ट 30 सेकंड आपका आवाज नहीं है, तो सर प्लीज रिपीट कर दीजिए प्लीज। एक सेकेंड। हाँ अब जा रही है आवाज? हाँ सर, अब क्लियर है सर, अब क्लियर है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे कि आपको थोड़ा सा वो सीरियस कंसर्न डिजीज दिखाना होगा कि आपको केयर की जरूरत है, एक आदमी की चाहिए, या हमें थोड़ा सा बेड रेस्ट की जरूरत है, हम सर्विस अभी ढंग से नहीं दे पाएंगे, लेकिन उतना भी आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप मेडिकली आपको फिट किया गया है। थोड़ा सा एफर्ट्स इधर उधर से करना होता है ताकि आपको इजीली वो कंसर्न समझे और ले लें। अदरवाइज डायरेक्ट तो ऐसा कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं होता है, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ आप मतलब यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
सर ये जानना था कि कब तक सर बुलाने की मतलब हो सकता है टाइमिंग, हम लोग को कब तक बुलाया जा सकता है ट्रेनिंग के लिए? देखिए, इसमें अब तो सभी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग साथ में होती है, तो जब साथ में होती है तो जब बुलाया जाएगा साथ में ही बुलाया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि 1 से 2 महीना मिनिमम लगेंगे। अभी 1-2 महीना एन्जॉय करने का समय है, अच्छे से एन्जॉय जी कीजिए, घूमिए-फिरिए, फिर तो जी सर, जी। नौकरी, काम-धाम ही करते रहना है, फिर कभी मुक्ति मिलेगा नहीं। जी आज भी सर। मैं 9 बजे आया हूँ और कल मुहर्रम है, पेट्रोलिंग चला है 2 घंटा, तो ये सब चलता रहता है, ये काम खत्म नहीं होता है। सर ये इसलिए अभी बीपीआरओ के जॉब नेचर के बारे में थोड़ा सा बताइए, बता सकिए अगर आप, कि मतलब कितना टाइम रहता है, मतलब टाइम मिल पाता है कि नहीं स्टडीज के लिए, थोड़ा इसके बारे में अगर बताइए। ठीक है, हम लोग उस पे आएँगे पद के बारे जी में। पहले की जी जो जी। जनरल क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग ठीक कुछ-कुछ पद स्पेसिफिक की बात करेंगे। हाँ, सर तो फिर सर हुँ, सर हाँ। सर ये बीपाड में कितने महीने की ट्रेनिंग होती है? बीपार्ड में आपका ट्रेनिंग जो होता है 5 महीने की ट्रेनिंग होगी और 1 महीने का बाद में लास्ट में ट्रेनिंग होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग या री-इंडक्शन ट्रेनिंग, उसको जो बोलिए। तो कुल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, स्टार्टिंग में 5 महीने की और लास्ट में 1 महीने की। बाकी 6 महीने की ट्रेनिंग आपकी जिला में होगी, तो कुल आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है। ये सभी सर कैडर के लिए। यस सर, थोड़ा ये जानना था कि जब सर 72 का मेंस के लिए जैसे ट्रेनिंग में रहेंगे सर, तो पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा सर 72 के लिए? देखिए, ट्रेनिंग का जहाँ तक शेड्यूल की बात करें, ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक होता है। आपको पूर्ण रूप से इन्वॉल्व रखा जाएगा। सुबह 5 बजे से लेकर के शाम की साढ़े 7 बजे तक, जब तक योगा खत्म नहीं होता। 6:30 से 7:30 योगा होता है। योगा होने के बाद ही आप फ्री होते हैं, अदरवाइज़ आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही। तो वहाँ पे हेक्टिक यही है कि आप 7:30 के बाद आप डिनर कर लीजिए, उसके बाद आप अगर 3-4 घंटे समय दे सकते हैं, तो दीजिए। क्योंकि आप इतना थक जाते हैं, क्योंकि दिन भर क्लास चलेगी आपकी। 9 बजे से क्लास चलती है, सुबह 5 बजे उठेंगे, तो वहाँ पे आपका एक्सरसाइज होगा, पीटी चलता है। पीटी होने के बाद फिर आप नहाना-धोना हो जाता है, उसके रिफ्रेशमेंट होने के बाद फिर आप क्लास में चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद फिर वहाँ सुबह 9 से क्लास चलती है शाम की 5:30 बजे तक। शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, तो जो समय मिलेगा आपको शाम में ही मिलता है 3-4 घंटे, उसी में समय निकाल के आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन तो कर सकते हैं ना, अदरवाइज़ बहुत जो पहले थोड़ा का सा पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना होगा। हाँ, बताइए। थोड़ा ठीक। सा सर हैट्रिक हो जाएगा, क्योंकि सवेरे जब से योगा स्टार्ट होता है और शाम के पीटी तक पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से रहता है कि पढ़ना और वो बताने सर, उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे असाइनमेंट मिलते हैं करने के लिए। तो असाइनमेंट भी करना होता है आकर के रूम पे, जब आप 8 बजे के आसपास, 7:30-8 के आसपास डिनर करते हुए रूम पे जब आएंगे, तो उसके बाद असाइनमेंट भी करना पड़ता है। और वो आजकल एक पोर्टल निकाला है वो सिविल सर्विस वाला, उसको भी, उस पर भी बहुत सारे होमवर्क वगैरह दे दिए जाते हैं। तो थोड़ा मुश्किल तो है पढ़ना, लेकिन बहुत अगर कंसर्न और सीरियस हैं, बहुत ही सीरियस स्टूडेंट है, तो 1-2 घंटे, मुश्किल से 3 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकें, क्योंकि थकान भी रहती है, पूरे दिन क्लास में बैठा ही रहता है, पैर वगैरह फूल जाता है, दिन भर बैठना पड़ता है 9:30 से 5 बजे तक, तो हैट्रिक तो है। और उसमें अगर बहुत सीरियसनेस है तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, पिछले बार भी यूपीएससी भी क्वालिफाई किया है वहाँ से, लेकिन वही है कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, वहाँ के पढ़ाई के बेसिस पे नहीं। तो आपका प्रीवियस जितना तैयारी होगा उसी में थोड़ा बहुत अपडेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का चांस आप नहीं रख सकते हैं। इसी को देखते हुए अपना ज्वाइनिंग करेंगे, ये सोच के। और जिनको भी इम्प्रूवमेंट वगैरह देना है तो शांति से 72 का पीटी एटलीस्ट जो है कि अच्छे से पहले दे लीजिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मेरा यूपीएससी का मेंस है और वो अगस्त में हो रहा है 21 से, क्या करना चाहिए सर? डीवी तो करवा लेंगे, बट अगर डीवी के जस्ट बाद डीपार्ट बुला लेते हैं ये लोग, तो उसमें तो मेंस हैम्पर कर जाएगा पूरा यूपीएससी का। तो 1 मंथ का भी एक्सटेंशन इजीली मिल सकता है इसमें? देखिए, आपका मेंस अगस्त में होगा, तो आप एप्लीकेशन डालिएगा, ठीक है? और आप अगर मान लीजिए कि जुलाई में आपका डीवी होता है, तो आप एप्लीकेशन डाल करके आप बात कीजिएगा सर से डायरेक्ट, और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर मुझे 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, मैं उसके बाद ज्वाइन कर लूँगा। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो रिक्वेस्ट ही करना है उसमें, और अगर ऐसा कुछ है मेडिकल, तो मेडिकल का बात कीजिए, वही करना होगा। ओके, ओके सर।
सर पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस घर पे आती है कि हम लोग को बस थाना ही जाके अपना वेरीफाई करके आ जाना है? नहीं, जैसे कि आप जब अप्लाई करेंगे कैरेक्टर, तो वहाँ से फ़ोन जी आएगा। सर। तो फ़ोन जी आएगा सर। कि आप कैरेक्टर के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप इस थाना में आ जाइए, आपका जो लोकल थाना होगा, इस दिन आ जी जाइए, सर। वेरीफाई करवा लीजिए। तो थाना ही जाना जी। होगा और नाम पता पूछेंगे सारा कुछ, और मिठाई के लिए माँगेंगे, भाई आपकी नौकरी लग गई है, आप अधिकारी बन गए हैं। तो खुशी सर तो पैसा देना रहता है क्या कि कुछ ऐसा ही हो नहीं, ऐसा जाता है? कुछ पैसा नहीं, वो मिठाई आप की खुशी है, वो कहेंगे भाई कि तो अच्छा अच्छा। हाँ, और मिठाई दूसरा लेते क्वेश्चन जाइएगा ये और क्या, मिठाई खिला दूसरा दीजिएगा। क्वेश्चन ये जी जी बताइए। सर जरूर सर। दूसरा ये सर कि डिपार्ट में सर छुट्टी वगैरह का क्या सीन है? संडे को छुट्टी मिलता है इधर? डिपार्ट में छुट्टी की जहाँ तक बात है, संडे को भी इन्वॉल्व रखती है, जैसे कि अलग अलग प्रोग्राम होगा, कभी डांस, कभी कल्चर प्रोग्राम होगा, कभी वन एक्ट प्ले होगा, कभी कोई पर्सनालिटी आएंगे, फेमस पर्सनालिटी आएंगे, लेकिन कई संडे छुट्टी भी रहती है, तो दोनों चीज़ होता है। तो सर ऐसा इसलिए सोचिएगा पूछ कि रहा आपको, था। हाँ नहीं नहीं सर बताइए। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे फादर अकेले रहते हैं घर पर और उनको हेल्थ इश्यू रहता है सर, मेंटल हेल्थ को लेकर। तो घर में कोई है नहीं तो उनको देखने के लिए तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उधर गए मतलब दिन भर ट्रेनिंग करेंगे, बाहर में रूम रेंट लेकर रह सकते हैं, ऐसा कुछ है सब चीज? नहीं, ऐसा प्रोविज़न नहीं है। कोई प्रोविजन नहीं। समस्या ये है कि रेसिडेंशियल इसलिए रखा गया है कि आप वहीं यस सर। रहें, और बाहर भी जब आप निकलते हैं तो चेक आउट, चेक इन, वो सारा कुछ वो मेंशन होता है, हर जगह चप्पे-चप्पे पे कैमरा लगा हुआ है, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी दिक्कत है। वो थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 5 महीने। बस 5 महीने तक ही मतलब एडजस्ट करना है ना, उसके बाद हाँ, मतलब फिर तो आप जब जहाँ जिला पर भी चले, है तो फिर रख हाँ, सकते हैं? बिल्कुल, आप जिला चले जाएँगे तो जिला में आपकी जो 5 महीने की ट्रेनिंग, जो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी जिला में, आप वहाँ रिलैक्स जी सर। रहेंगे, आप वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। आपको समझिए कि वो 6 महीने के बाद ही फुल फ्लेज्ड काम दिया जाता है, कुछ विभाग को छोड़ कर के, बाकी आप रिलैक्स ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर यस जो 5 महीने अभी पार्ट में भी थोड़ा-सा अगर 2-3 घंटे पढ़ते रहें, तो आपकी यस स्टडी सर। यस रेगुलर सर। रहेगी। अदरवाइज़ स्टडी भी छूट जाती है, तो वो चीज़ भी देखना होगा। यस सर। यस सर। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जो बीपार का ट्रेनिंग है सर, उसका कोई स्टार्ट एंड एंड डेट फिक्स होती है क्या? क्योंकि जो ऐसे एक्सटेंशन लेके लोग अगर कोई 1 महीना बाद, कोई 2 महीना बाद, कोई 6 महीना बाद एंट्री करता है, तो उसकी कैसे कंप्लीशन होती है सर ट्रेनिंग की? फिर वो अगला फेज़ में होगा, जब नेक्स्ट फेज़ की ट्रेनिंग होगी ना, तो आपको उसमें इंक्लूड किया जाएगा। सपोज़ कीजिए कि ट्रेनिंग 5 महीने की होती है, फर्स्ट वाली ट्रेनिंग, तो अब 5 महीने के बदले आप 3 महीने ही किए, तो 2 महीने जब नेक्स्ट राउंड ट्रेनिंग होगी, अगले बैच की, तो उसमें आपको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ओके, इन टोटलिटी आप 5 मंथ वो कराएंगे ही, मतलब हाँ, बैच चेंज 5 करके नहीं, भी? 6 मंथ है। एक 6 मंथ। लास्ट वाला जो रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है लास्ट में, री-इंडक्शन, रिफ्रेशर जो बोलिए उसको। हुँ। मतलब जब से ज्वाइन करेंगे तब से मतलब बीपार भेज दिया जाता है और कंप्लीशन हाँ, 6 मंथ बाद होती शुरू है? के 5 महीना आपको बीपार्ड में, फिर 6 महीने रहेंगे आप जिला में, उसके बाद लास्ट 1 मंथ फिर बीपार्ड में। ओके सर, एक थैंक यू प्रश्न सर। कि क्या सर ये पूछ रहा था DYSP कि कोई अलग से सर ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो होता है सर, ये शुरुआत में ही हो जाता है सर, ये किस तरह से इसका प्रोसेस होता है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका जो डिपार्टमेंट है वही कर देगा, इसलिए कर दी जाती है ताकि आपका सैलरी, जैसे मान लें आप डिपार्ट में ज्वाइन कर लिए हैं, आप तो काम कर रहे हैं ना, भले आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो आप ऑलरेडी तो आप सर्विस में आ गए हैं, आप काम कर रहे हैं, तो सैलरी आपको उस ज़िले के जो भी आपके इमीडिएट ऑफिसर होंगे, जैसे मान लीजिए डीडीसी हो सकते हैं, आरडीओ के, पीपीआरओ के एलईओ है डीपीआरओ लग रहा होते है, हैं, एलईओ। हाँ, एलईओ तो एलएस होंगे, तो जो भी डीडीओ आपके होंगे, इमीडिएट सीनियर ऑफिसर होंगे, सैलरी आपका वहाँ से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसलिए आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाता है। तो सर ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में सर हम लोगों से कुछ सजेस्ट, मतलब हम लोग अगर चाहें कि सर इस ये करिए वो करिए, तो कुछ नहीं, मानते नहीं, हैं या फिर अपने मन से ये उनको जो सब कुछ करना वो नहीं, कर देते हैं? ये सब कुछ नहीं, ये सब सारा डिपार्टमेंट का डिस्कशन है। हाँ, ये इसमें ध्यान रखा जाता है, जो फीमेल कैंडिडेट होती है, उसमें जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट होता है, प्रयास किया जाता है वहीं पे दिया जाए। मेल का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कंपैरेटिवली। ओके ये सर। टोटली डिपार्टमेंट का डिस्कशन है।
तो सर ट्रेनिंग के टाइम पे बीपीएस जो का सैलरी ट्रेनिंग आती कितने है दिन वो का होता है? कंप्लीट सैलरी आती है या फिर कट के आती है ट्रेनिंग के समय? नहीं, सैलरी जितना बनता है उतना आएगा। सर लेवल 7 का कितना सैलरी बनता है सर? लेवल 7 की जो सैलरी है स्टार्टिंग में आप डिपेंड करेगा, जैसे एचआरए है और एचआरए कितना बन रहा है। सर बी पार्ट तो में कितना मिलेगा? 65,000। सर 65 से लेके 68,000 तक के आसपास का मिलता है लेवल 7 की, और लेवल 9 की सैलरी 70,000 से 71,000 के आसपास रहता है। इसी में वो अलग अलग आचार्य वगैरह जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है रेंज यही रहता है, 70 का रेंज में समझ लीजिए सबकी सैलरी रहेगी। और सैलरी सर तुरंत नहीं मिलेगी। सैलरी आप जब ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए कि 1 जनवरी से आप ज्वाइन कर भी लेते हैं विपाड को, तो अगले 5, 6, 7, 8 महीने के बाद आपकी 5 महीने तो कम सर से कम लगना ही लगना है। सर बीपीएस का ट्रेनिंग कितने दिन का रहता है सर? बिहार पुलिस सर्विस का वहां से 1 साल तो आपका पीपाड वाला ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर जो है कि अलग से आपको राजगीर बुलाया जाएगा, वहाँ 1 साल, तो 2 साल की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग होगी। और पुलिस सर्विस में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग होती है। सर ये जो सैलरी का बोल रहे थे, मतलब क्या 5-6 महीने बाद आएगा या बी पार्ट ज्वाइन करते ही अगले महीने शुरू हो जाएगा? नहीं, अगले महीने से नहीं आएगा। आप बिपाड ज्वाइन कर लिया, आपका सैलरी बनना स्टार्ट हो गया है, मिलेगा 5-6 महीने के बाद, और एक साथ 5-6 महीने का मिल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, पूरा प्रोसेस करना होता है, जिला के से एक सारा कनेक्ट करना होता है, तो वो समय लग जाता है उसमें से। आपको बिपाड में 5 महीने या 6 महीने के अंत में हो सकता है सैलरी बिपाड में आपको मिल भी जाए, हो सकता है सैलरी बिपाड में मिले भी नहीं, लेकिन मिलेगा आपको, पूरा सैलरी बनता रहेगा, एक साथ मिल जाएगा आपको। देखिए सैलरी जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें प्रान नंबर बनता है, तो फिर वो आपका खुद एचआरएमएस पे आईडी बनेगा, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। डीडीओ कोड जो होता है, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है, लेकिन आपकी सैलरी आपका अकाउंट स्टार्टिंग से हो जाएगा जब से आप योगदान देंगे, डिपार्ट में जाएंगे तो वहाँ से ही आपका उस दिन से शुरू हो जाएगा। राइट राइट। गुड इवनिंग सर सर बिहार पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग जो होती है वो पूरे 1 साल बिपाड की कंप्लीट होने के बाद शुरू होती है या फिर 5 महीने के बाद ही शुरू हो जाती है राजगीर में? नहीं, उसमें आपका बीपीएस का जो ट्रेनिंग होता है, फाउंडेशन कोर्स एक होता है, उसमें 15 से 20 दिन का, उसमें 7 होगा और या 1 महीने की, फिर उसके बाद आपको राजगीर भेज दिया जाएगा बीपीए। और बाकी राजगीर में सर फिर कितने दिन, मतलब 1 साल? हाँ, 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल होता है। सर बीपीएस का 1 ही महीने का होता है इसमें अपना बिपाड में? फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें, तो उसमें ओके। साथ में होती है फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद फिर उनका अलग होता है। 1 महीने के बाद राजगीर भेज देते हैं? हाँ, टोटल सर 11 महीने का ट्रेनिंग रहता है क्या? अब एग्जैक्ट उसमें मैं अभी श्योर नहीं हूँ, लेकिन है उसमें कि फाउंडेशन कोर्स साथ में होता है, उसके बाद आपका बीपीए में ट्रेनिंग होती है। सर बीपीएस के लिए जो डिपार्टमेंटल मेडिकल वाला जो सर्टिफिकेट आप बोल रहे थे वो कुछ अलग भी होता है या फिर बाकी सब की तरह ही होता है? नहीं, वो सारा कुछ सेम होगा, सारा सेम रहेगा। थैंक यू सर। जो कैरेक्टर है वो संडे को सारा कुछ बिपाड में जो सबका है। आउटिंग, तो संडे को बिपाड में आउटिंग का क्या सीन रहता है कि मतलब सेम डे जाकर आपको एंट्री करना है या फिर आसपास में सिटी में घूमने जा सकते हैं, बनारस वगैरह? नहीं, इन आउट का क्या रहता है? आउटिंग का सीन यही है कि आप वहीं उसी शहर में घूम सकते हैं, और अटेंडेंस वगैरह बाकायदा होता है। अब तो सीसीटीवी कैमरा इतना लग गया है तो उसमें दिक्कत है, तो प्रयास करें कि बंक उस तरह का नहीं करें, नहीं तो फिर वहीं पे सो कॉज मिलने लगेगा। सो कॉज के साथ साथ वो मेंशन होता है नौकरी में, एक चीज़ है कि सो कॉज मिल रहा है, फिर बाकी आओ भी तो वो काउंट होता है ना। तो प्रयास करें कि वहाँ पे नहीं करें, इतने दोस्त रहेंगे, इतने लोग हैं, एंजॉय कीजिए वहीं, बाहर क्यों नहीं सर, जाना। मैं वो पूछ रहा था जैसे कि अगर संडे छुट्टी है तो मॉर्निंग में हो सकता है कहीं या पटना ही नहीं घूमने निकल चले गए, सकते हैं। शाम तक वापस आ गए। नहीं, मैं कर देता हूँ, किसी भी तरीके से आप बिपाट से जो चाहेंगे कि निकल के किसी दूसरे शहर में चले जाएं, तो बहुत मुश्किल है निकलना। एक तो छुट्टी देते नहीं है, संडे को भी कोई ना कोई कल्चरल प्रोग्राम है, कोई गेस्ट आ गए हैं, या फिर वो लेते जाते हैं पर्वत पे, वहां पे जाकर के वृक्षारोपण वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है तो मैराथन करवा देते हैं। कुछ ना कुछ तो सबसे पहले इंगेज रहेगा संडे किसी ना किसी चीजों में। अगर कोई संडे खाली है भी तो आप निकल के थोड़ा आसपास गया में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। उसके अलावा अगर चाहेंगे कि आप हम कहीं चले जाएं तो ये बहुत मुश्किल है, जल्दी छुट्टी नहीं मिलता है, परमिशन नहीं देते। इवन कि किसी का शादी भी रहता है ना, आपके घर में बहुत क्लोज रिलेटिव का शादी रहेगा तो भी नहीं देगा, आपका अपना ही शादी है तो भी तभी छुट्टी मिल सकता है। इस तरीके का टाइट शेड्यूल रहता है।
बहुत रिस्ट्रिक्शन रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर बहुत इधर-उधर करेंगे, पहले तो के पाठक सर थे तो बहुत ज़्यादा शो कॉज आता था कि अगर कोई योगा में लेट आ गया, पीटी में लेट आ गया तो भी शो कॉज आता था। तो थोड़ा-सा ध्यान से, केयर से ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, नहीं तो बेवजह वो शो कॉज नहीं लगता। ड्रेस कोड का क्या है? अगर ट्रेनिंग के दौरान जो अभी पार्ट में ड्रेस कोड का क्या फार्मूला? ड्रेस कोड का तो टी-शर्ट मिलता ही है वहाँ पे, वो तो आप परचेज कर लेंगे और सिंपल अपना जो फॉर्मल क्या पहनते क्या हैं, प्रश्न क्या है? वो ड्रेस कोड वी-पार्ट वाला जो टी-शर्ट मिलता है उसके लिए बोल रहे हैं। अच्छा, ड्रेस कोड में आपको ट्रैक सूट मिलेगा आपको, और साथ में जो फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, प्रयास करें कि फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट रहे। शुरू में बहुत टाइट रहती है कि नहीं फॉर्मल ही पहनना, दिए थे थोड़ा सा आप, लेकिन प्रयास करें कि वही फॉर्मल आपका लाइट शर्ट रहे या डार्क पैंट हो, या मतलब इस तरह का फॉर्मल ही, टाई भी रहे, टाई भी रख लेना है, तो फॉर्मल ही रहना होता है। प्रयास करें कि फॉर्मल शर्ट पैंट ही रखें, और बाहर घूमने जाते हैं, आउटिंग करने, तो फिर वहाँ पे आप कैजुअल पहन सकते हैं, लेकिन जीन्स अलाउड नहीं है क्लासरूम में। हेलो हाँ बताइए। सर, मेरा प्रश्न था ये कि जैसे मैं अभी जीविका में हूँ और मैं मेंशन नहीं की हूँ बीपीएससी में, तो क्या मुझे एनओसी देना होगा उसका या नहीं देना होगा? क्या उसमें आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन कटता था? नहीं नहीं सर, पीएफ का है, पीएफ कटता है, एनपीएस का कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपका इन्फॉर्म कभी नहीं किए हैं, मतलब कहीं मेंशन नहीं किए हैं फॉर्म में? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि सर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला मेरा जॉब है ना, तो अच्छा, इसीलिए। आप किस पद पे थे जीविका में, किस पद पे थे? सर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है अभी, अच्छा अच्छा अच्छा। और यही सिवान में ही पचरुखी ब्लॉक में है सर। ओके ओके ओके। तो अगर नहीं दिए हैं तो अगर वो कंट्रीब्यूशन का बस देखिए, मैं ये जो एनओसी का जो दो तरीका होता है कि एनओसी हम लोग क्यों लेते हैं, डिपार्टमेंट क्यों लेती है, इसलिए लेती है कि आपका जो आपने सर्विस दिया है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन, वो आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरा, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल एलिगेशन नहीं है, और तीसरा कि आपके पास एक सर्विस एक्सपीरियंस होता है। तो इस सब चीज़ों के लिए एनओसी की प्रक्रिया होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है तो फिर आप नहीं बताइए, अगर बताना नहीं चाह रहे सर, हैं तो वो फिर मेंशन नहीं किए हैं ना उसमें, मतलब मेंशन ही नहीं किए थे बीपीएससी वाले फॉर्म कहीं में। अगर आप मेंशन नहीं किए तो आप अभी चाह क्या एनओसी रही तो हैं, आप बताना चाह रही है, नहीं बताना चाह रही, अब क्या चाह रही है नहीं, तो बताइए? वही सर जानना चाह रहे हैं कि क्या बताना ज़रूरी है, क्योंकि एनओसी तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। हम बात किए थे एचआर सेक्शन से, तो वो हाँ बोले थे कि आप ये मंथ बीत जाने दीजिए, 1 तारीख को आप रिज़ाइन वाला लेटर दे दीजिएगा, नोटिस पीरियड इसमें भी रहता है 1 महीने का। हाँ। तो क्या 1 तो तारीख आप को मुझे दे देना चाहिए सर रिज़ाइन, या डीवी वाला आ जाए डेट उसके बाद ही? डिग्री आने के बाद दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप इंटीमेशन दे दीजिए। जी। तो सर ये एनओसी लेके हमको वहाँ जमा करना होगा, या फिर एनओसी तो मिलेगा ही हमको, ये लोग देंगे बोले हैं कि हाँ एनओसी हाँ मिलेगा बिल्कुल, आपको। ले लीजिएगा, ठीक है। एनओसी तो वहाँ देंगे सर डीवी में या नहीं देंगे? जैसे कि आपका अगर वो जो कंट्रीब्यूशन है, जो पीएस कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, वो इजीली आपको मिल जाएगा। हाँ, एनपीएस नहीं है सर, पीएफ का है, ईपीएफ अकाउंट है। पीएफ, अच्छा पीएफ का, हाँ तो फिर इशू नहीं है, हाँ, तो फिर मत बताइए, कोई इशू नहीं बताने का। क्योंकि पीएफ तो सर हम लोग वैसे भी निकाल सकते हैं, हाँ हाँ, कोई ऑनलाइन जरूरत हो नहीं गया है बताने तो, हाँ की, उसका हाँ कोई आपको इशू मिल नहीं है। जाएगा। हाँ ठीक, जी। और सर कोई एक इसका जरूरत नहीं। क्वेश्चन और भी था, ये बताइए। मेरा पीएच का भी डाले हुए थे हम, लेकिन हम डिस्कस किए थे पहले भी कि मेडिकल में जो इशू आया था, तो पीएच वाला नहीं है, मेरे अपने कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है, तो क्या पीएच वाला सर्टिफिकेट अभी देना होगा या नहीं देंगे? आप पीएस डाल रखे हैं, आप जब इंटरव्यू वेरिफिकेशन कराया तो उस समय क्या मांगा था आपसे हाँ, इंटरव्यू उस के समय समय? तो उस समय तो मांगे थे, लोग दिए थे। हाँ तो इस समय ही मांगे तो दे दीजिए, लेते जाइएगा, ठीक है। लेकिन आईजीआईएमएस में जो हुआ था ना सर, तो 40% से कम आ गया था, तो हाँ डॉक्टर हाँ, वहाँ बोले थे कि हाँ कि अभी आप आपका पीएच में एलिजिबिलिटी एलिजिबल था, नहीं है। हाँ 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 एलिजिबल नहीं थे, अपने हाँ, तो कैटेगरी कोई से हुआ बात था। नहीं, आप रख लीजिएगा, अगर मांगेंगे तो दिखाइएगा, तो भाई कोई उसका जरूरत है नहीं खास। तो अब मतलब नया सिलेक्शन भी कोई आप, सर्टिफिकेट नहीं ना बनवाना होगा सर, नहीं जो नहीं मेरे नहीं, पास आपका वो हो सिलेक्शन गया? भी तो उस कैटेगरी में नहीं हुआ है ना। नहीं नहीं, अपने कैटेगरी से हुआ सर। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। हेलो सर, आप बताइए। आरओ का क्या काम है और सीओ कब तक बन जाएंगे?
डिपार्टमेंट देखिए आरओ जो है रेवेन्यू ऑफिसर, हाँ डिपार्टमेंट में बाद में आएंगे, कुछ और हाँ, डीबी से पहले संबंधित कुछ एक और प्रश्न। जो कॉमन क्वेश्चन रह गया है कि हाँ बताइए। ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद, सॉरी, डीवी के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे क्या होगा, उस पर डिस्कस कर लें। देखिए डीवी, जब आप डीवी करा लेंगे तो डीवी कराने के बाद वैसे भी जब आपका आएगा तो उसमें ज़िला का नाम लिखा होगा। जैसे डीवी कराएंगे तो एक लेटर निकलेगा कि आपको इस ज़िले में योगदान करना है। जो ब्लॉक लेवल का पद होगा तो उसमें ज़िले के साथ साथ ब्लॉक का भी होगा। तो दो चीज़ें हैं, या तो होता है कि कई डिपार्टमेंट्स बोलते हैं कि आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में योगदान दे करके देन आप विपार्ट ज्वाइन कीजिए। कई डिपार्टमेंट्स होता है कि डायरेक्ट आपको अलॉट कर दिया गया कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में, इस ब्लॉक में आपका हो गया है, लेकिन आप डायरेक्ट विपार्ट में जाके योगदान कीजिए। तो जैसा विभाग का निर्देश होगा वैसा करना है। विभाग का निर्देश होगा कि जिला में योगदान करना है, उसके बाद आपको वहाँ जाना है, तो वैसे करेंगे। अगर डायरेक्ट विपार्ट में जाना है और विभाग ही नोटिफाई कर देगी अपने ज़िले में जो भी पदाधिकारी हैं, तो वैसे हो जाएगा। तो जैसे ही आप डीवी कराएंगे, डीवी कराने के बाद विभाग लेटर निकालेगी और आपका अलॉटमेंट हो जाएगा इस ज़िले में, इस ब्लॉक में, और उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा। उस लेटर के आधार पे आप लेटर लेकर के जाएंगे और विपार्ट में ज्वाइन करेंगे, या उसी जो कंबाइन निकलेगा लेटर उस आधार पे आप जिले में योगदान कर सकते हैं। तो वो विभाग का निर्णय है कि आपको विपार्ट में योगदान करने बोलता है या जिला में बोलता है। जहाँ बोलेगा आप वहाँ जाएंगे, आपकी वहाँ पे योगदान हो जाएगी, फिर वहाँ विपार्ट में चले गए, विपार्ट में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे आई कार्ड बन जाएगा। यही सीन है। सर ये वहाँ से लेटर सैलरी वगैरह मिलेगा। हमारे घर पर पोस्ट करता है विभाग या फिर हाँ, मेल वगैरह एक करते, लेटर कैसे होता है? एक लेटर आपका पोस्ट विभाग करेगी डीवी होने के बाद कि आपका इस पद पे चयन हुआ है और आप योगदान करने के लिए, लेकिन उससे पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, लेकिन सर फिर भी डीवी के दिन ही डीवी के दिन ही पता चल जाता है क्या? नहीं, एक दिन दो दिन बाद विभाग लेटर निकालेगी कंबाइन। डीबी के बारे में विभाग जानकारी कैसे मिलेगी सर हम लोगों को? डीवी के बारे में भी नोटिफिकेशन पेपर में भी आएगा, उस वेबसाइट पे भी आएगा, हम लोग भी ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो डीवी के लिए निश्चिंत रहें। फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लें, 10th 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ओरिजिनल, कैरेक्टर, ये सब बनवा लें। एबीसी, ओबीसी, एनसीएल। सर्टिफिकेट में एक कॉमन को रह गया क्वेश्चन गर्ल्स के लिए कि जिसका शादी हो गया उसका हस्बैंड के नाम से बनेगा रेसिडेंस या फादर के नाम से रहेगा। नहीं, जो प्रयास करें कि अगर देता हूँ। आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें अगर फादर का डाले हैं तो देयर इज नो नीड टू चेंज, आप फादर का ही रहने दें और वहीं का बना ले। अभी भी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट फादर का ही कास्ट को वेरीफाई करती है, उसी को मानती है। तो वही कास्ट रेसिडेंस भी अगर डाले हैं फॉर्म में, जिस समय फॉर्म भरा होगा, अगर फादर का रेसिडेंस है तो फादर वाला ही बनवा लें, अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट है वो अपना एड्रेस चेंज करवाना चाह रहा है। वो पहले गया का एड्रेस रखा था, अब वो चाह रहा है कि मेरा घर समस्तीपुर है, हम अपना पूरा एड्रेस समस्तीपुर का ही डालें। तो अगर आप डाल सकते हैं एड्रेस, जब आप डीवी कराने जाएंगे तो आपका जो उसमें डिटेल्स जो मांगा जाएगा तब बता दीजिएगा सारा बात, उसको कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रयास करें कि अभी चेंज मत कीजिए, मेरा सलाह होगा ये कि अभी चेंज मत कीजिए। जब आप जिला जाएंगे उस समय आप चेंज कर लीजिए। तो हम लोगों ने 3-4 कैटेगरी के क्वेश्चन का पूरा आंसर कर लिया है। क्वेश्चन आंसर करने में पहला कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, दूसरा कि आपके विभाग में ट्रेनिंग कैसे होगी, तीसरा एक्सटेंशन का क्या प्रोसेस रहेगा, और चौथा कि आपका डीबी कैसे होगा और कहाँ होगा। इसमें अगर कोई डाउट है किन्हीं को तो पूछ लीजिए प्रश्न, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर डीएसपी का जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा तो उसमें वही सर मेडिकल टेस्ट होगा ना जो दूसरों का होता है, या फिर कुछ अलग? नहीं, सेम होगा। जो अन्य पदाधिकारी का हो रहा है वही आपका भी होगा। देखिए तो सर सबसे ये
पहले बनवा के रख लेना है या फिर अभी मतलब जब डीवी का नोटिफिकेशन निकालेगी उसके बाद टाइम मिल जाता होगा? हाँ, जब डीवी का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको 3-4 दिन 5 दिन का समय मिलता है, आप उसमें बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सर एक चीज़ और, जैसे कि दूसरे सर्विस में होता है ना कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाती है, तो वो चीज़ सर ये बीपीएस में होती है सर? हाँ, सभी में होगा, बिल्कुल। इसलिए होता है क्योंकि सैलरी अगर कि नहीं हो पाया किसी का अलॉट, तो फिर वो डिपार्टमेंट रहेगा। बाकी सैलरी अगर जिसका कई बार ऐसा होता है कि कई पदाधिकारी का डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हो पाता है या नहीं मिलता है, तो फिर वो उसकी सैलरी डिपार्टमेंट देती है। नहीं सर, मतलब बिना ट्रेनिंग के डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं ज्वाइन करने के लिए अगर ऐसा कुछ? जैसे कि अगर आप विपार्ट नहीं ज्वाइन कर पाए तो आपको फिर विभाग नोटिस करेगी, विभाग आपको इन्फॉर्म करेगी कि आप जिले में योगदान करें, फिर योगदान करना होगा। ओके, ठीक है सर। सर आरओ में कैसे होता है, मतलब ये पहले बी पार्ट जाना होता है या पहले डिस्ट्रिक्ट में मतलब ब्लॉक में सर्व करना पड़ता है? मैं वही बता रहा था कि ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन पे। पहले क्या होता था कि पहले कोई डिपार्टमेंट करती है कि लेटर जब निकालती है कंबाइन कि आप उस ज़िले में योगदान दे दीजिए और साथ साथ वहाँ से लिविंग लेकर के विपार्ट जाइए। कई डिपार्टमेंट होते नहीं, डायरेक्ट आपको लेटर निकल गया, आपको एक ज़िला अलॉट हुआ है, आपको ज़िला जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट विपार्ट जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है, उस लेटर में मेंशन क्लियरली होगा कि आपको यहाँ से सीधे विपार्ट के लिए दिनांक इतना इतना को योगदान करना है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप डीवी कराएंगे आपको अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन वहाँ दिया जाएगा। जो भी एसओ होंगे, एएसओ होंगे, उनसे आप अच्छे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें लिखा भी होता है कि आपको जिला में योगदान करना है या आपको डायरेक्ट विपार्ट जाना है। तो उसके लिए आपको कोई पैनिक होने की बात नहीं। एक चीज लास्ट इसके साथ क्वेश्चन ही है कि सर आरओ में जो होता है उसमें सर अगर जैसे नॉर्मल वर्क प्रोफाइल कैसा होता है, मतलब उसमें हमको पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, तो 5 बजे तक के बाद समय मिल जाएगा? हम वर्क पे आ रहे हैं, वर्क प्रोफाइल पे आ रहे हैं हम। बताइए, इधर कोई प्रश्न था? काम बताइए। तो बताइए उसके बाद वर्क प्रोफाइल। हेलो, आपको कुछ बोलना है? सर मेरा बीपीएम में सिलेक्शन हुआ है जीविका में, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, जब बीपीएम से तैयारी करेंगे तो कोई दिक्कत होगा? बीपीएम में सिलेक्शन हुआ जीविका में अभी जो अच्छा, आप जीविका में मैडम, सेलेक्ट आते हैं, पहले बीपीएससी हाँ ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके ऊपर आएंगे। एक नहीं प्रश्न नहीं, एक सबका मैडम बोल रही थी कि पहले सीसी में है, उनका सिलेक्शन हो गया है, तो वही पूछना चाह रहे थे कि सीसी में तो बहुत हेक्टिक काम होता है, ग्राउंड लेवल का, तो कैसे हो गया आते हैं सिलेक्शन हो गया? अभी पहले जो में सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद आपसे। डीवी कब तक हो सकता है, डेट बता दीजिए। देखिए, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा, 15 जुलाई के आसपास तक आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय मिलेगा कि आप जाकर के सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएंगे, और उसी नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि इतने तारीख को आप यहाँ पे आएंगे और आकर के पटना में जाकर के डीवी करवाना है आप अपने अपने डिपार्टमेंट में। नोटिस अभी आया ही नहीं है, तो 10 दिन देख लीजिए, 10 दिन के अंदर तो आ ही जाना चाहिए नोटिस। लीव विदाउट पे का प्रोविजन हो सकता है क्या? लीव विदाउट पे का उसमें मिलता है, लेकिन उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। अब आप लीव विदाउट पे डायरेक्ट आपको नहीं देगी, आपको वही जो वैलिड रीजन दिखाना होगा। कोई लोग ऐसे करते हैं कि सीएल लेते हैं, सीएल के बाद चले जाते हैं ईएल पे, तो उसमें है कि आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि सैंक्शन करके विभाग देती है। उसकी प्रक्रिया वही है कि आप सीएल लेने के बाद आप ईएल पे जाएंगे, उसके बाद उस तरह से। और ऐसे लीव विदाउट पे वाले जो बातें हैं वो 2 साल के बाद ही होता है। तो डायरेक्ट विभाग नहीं चाहेगी। मैंने बताया ना कि हर विभाग चाहती है कि मेरे पास अधिक से अधिक पदाधिकारी हो और उससे हम काम लें, आउटपुट मिले मुझे। छुट्टी कोई भी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है किसी भी तरह का। टोटल लीव कितना है सर? टोटल लीव आपका जो सीएल होता है कुल 16 है, कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, और उसके अलावा जो भी गजटेड छुट्टी होती है, राजपत्रित अवकाश, वो रहेगा। ये सिविल ऑफिसर का बात कर रहा हूँ मैं। और एक होता है ईएल, उपार्जित अवकाश, जो कि 11 दिन पे 1 दिन आप मतलब अर्न करते हैं, तो कुल महीने में 2.5 दिन होता है। तो इस तरीके से मान लीजिए साल में आपका वही 30 दिन होता है।
तो वो अर्न लीव आपका जैसे-जैसे आप 1 साल में 30 दिन होता है, तो वो ईएल आप ले सकते हैं और मैक्सिमम उसको 300 दिन का ईएल आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। तो फिर लास्ट में अगर आप 300 ईएल बचा के रखते हैं, तो उसका लीव इनकैशमेंट मिलता है। उसके बदले वो लास्ट की बात है। फिलहाल अभी आपको 16 सीएल मिलेगा और 1 महीने में 2.5 ईएल अर्न होता है। ईएल आसानी से नहीं मिलता है, वो विभाग ही सैंक्शन करती है। डीएम सर के स्तर से होने के बाद विभाग सैंक्शन करती है। आपको सीएल मिलेगा, बाकी जो अगस्त छुट्टी है, उसका आप ले सकते हैं आनंद। मतलब तो अगर माना जाए तो टोटल में 16 डेज ही रहा अगर ग्रेजुएट को छोड़ के। हाँ, कैजुअल ही आप ईएल अर्न लीव तो आपको थोड़ा-सा दिक्कत होती है, लेकिन 16 ही दिन ही है कैजुअल जो सीएल होता है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन सारे बच्चों का आ रहा है कि जो नोटिस आएगा डीवी का वो बीपीएससी की वेबसाइट पे आएगा या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आएगा? नहीं, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आएगा, विभाग का। ये बार-बार मैंने भी बताया है कि डिपार्टमेंट के ही वेबसाइट पे आता है। ये प्रश्न सबका कॉमन था इसलिए इसको दोबारा पूछ लिया गया है। ठीक है? बीपीएससी नियुक्त करके सभी डिपार्टमेंट को भेज दी लिस्ट, ये पदाधिकारी है, अब इसका आप डीवी कराइए, डीवी कराने के बाद इससे काम लीजिए, तो बीपीएससी का काम खत्म हो गया यहाँ। बीपीएससी का अब काम खत्म हो चुका है। वो सारा अपना लेटर बना करके इस डिपार्टमेंट से ये पदाधिकारी चयनित हुए हैं, वो डिपार्टमेंट को दे देगा। अब आप डिपार्टमेंट के हैंड में चले जाएंगे। इसके बाद बीपीएससी से आपका कोई ताल्लुकात एज सच नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या 1 साल तक एक्सटेंशन ले सकते हैं ये लोग? अगर ट्रेनिंग नहीं करना चाहें तो क्या कैसे करेंगे? एक्सटेंशन का तरीका वही है, जो आधार है, मेडिकल या जिनका सरकारी नौकरी या अगर आप और वो आप बहाना एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे दिए, या ईमेल करते रहें और बार-बार नोटिस आता रहेगा, आप नहीं जाएँगे, यही होगा, यही कर सकते हैं। उसमें तो यही चीज़ें हैं, कोई नौकरी से आपको निकाल नहीं सकता है, लेकिन जो मान लीजिए कि अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वीक हैं, तो उनको जॉइन कर लेना चाहिए। सलाह ये होगा कि साथ-साथ पढ़ाई कीजिए और जिनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से एप्लीकेशन भेजते रहिए, ईमेल करते रहिए डिपार्टमेंट को। एक बार आपको अगर एक्सटेंशन मिल गया है, उसके बाद आप ईमेल करते रहिए। अब वो वैलिड हो, नहीं वैलिड हो, वो तो डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन है, कितना वो संतुष्ट होती है। लेकिन आप नहीं जाएँगे तो लेकिन बार-बार नोटिस आता रहेगा, यही होता है। बहुत लोग ऐसे नोटिस को लेकर के भी अपना एक्सटेंड करवा लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा-सा गट्स चाहिए, आप समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, पैनिक ये नहीं कि मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, थोड़ा-सा वो आपको एक साइड में रखना पड़ेगा कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो वाली सीन बहुत सारी सर बातें कुछ लोग ऑनलाइन बोलते हैं कि सर वो पोस्ट को मतलब रद्द कर देते हैं अगर मल्टीपल टाइम अगर उन्होंने नोटिफिकेशन दिया अगर नहीं पहुंचे तो पोस्ट ही रद्द कर दिया जाता है। ये सर कितने टाइम फ्रेम हाँ, में तो रद्द मतलब वो लेकिन फिर भी आपको बार-बार नोटिफ़िकेशन देंगे, बार-बार आपको नोटिस दी जाएगी, तो आप मतलब उसको देख लेना है कि अगर 2 से 3 बार, 4 बार ज़्यादा बार हो गया, तो फिर जॉइन कर लेना होगा। ज़्यादा लंबे समय तक हो गया है और अगर डिपार्टमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, तो फिर देखना होगा उस हिसाब से। सर लेवल 7 के जो जितने पोस्ट हैं इसमें कौन गेजेटेड है कौन नॉन गेजेटेड है, ये कहीं ओपन प्लेस पे है क्या जहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं? ओपन प्लेस पे ऐसा कुछ तो नहीं है, उसके वेबसाइट पे जाएँगे या जिस डिपार्टमेंट का अधिकारी है उसमें दिख जाएगा, राजपत्रित है या अराजपत्रित है। ओके सर। चलिए, तो हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया। अब हम लोग आपके अपने जो पोस्ट मिला है, वो पोस्ट कैसा है, उसमें पढ़ने का कितना समय मिलेगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक डिस्क्लेमर के साथ कि जितना ऑनलाइन बोल सकना हम लोगों के लिए संभव है, उतना ही बोल पाएँगे ऑनलाइन। सर सप्लाई इंस्पेक्टर के बारे में बता दीजिए।